हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रीजन्स ऑफ रूट, यानी जो द्विबीजपत्री पादपों की जड़ है उसके क्या लक्षण होते हैं, या संवहनी पादपों की जो जड़ होती है, रूट होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और उस रूट के अंदर एक्सटर्नली बाह्य आकार की दृष्टि से क्या कौन कौन से उसके क्षेत्रों में उसको डिवाइड करके हम अध्ययन करते हैं, तो वो रीजन्स ऑफ द रूट है। तो सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज रूट। मूल या जड़ क्या है? संवहनी पादप या जो आवर्त बीजी पादप है, संवहनी पादप में भी पाई जाती है ये, और आवर्त बीजियों का हम अध्ययन कर रहे हैं इसलिए दोनों ही सही है। संवहनी पादपों के अंदर तने के आधार से जो नॉन ग्रीन सिलेंड्रिकल में बेलनाकार और भूमि के अक्ष की ओर प्रकाश से दूर जो अंधकार में वृद्धि करने वाला भाग है वह भाग कहलाता है रूट, यानी पादप के आधार भाग से निकलने वाला जमीन के अंदर नॉन ग्रीन प्रकाश से दूर जो वृद्धि करने वाला भाग है वह कहलाता है रूट। रूट में और क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें पर्व एवं पर्व संधियां होती है। तने में हम जानते हैं पर्व संधियां उपस्थित होती हैं। इस पर नए बड्स होती हैं, नए लीव्स होती हैं। तने के अंदर बड्स और लीव्स होती हैं। इसके अग्र सिरे पर ग्रोविंग पॉइंट जो है इसका, वो एक कवर से ढका हुआ होता है, एक आवरण से ढका हुआ होता है, और उस आवरण को हम कहते हैं रूट कैप, हिंदी में बोलते हैं मूल गोप। इसका प्रमुख कार्य यानी रूट मूल गोप का जो प्रमुख कार्य है वो वृद्धि करती हुई रूट की सुरक्षा, यानी जैसे जैसे रूट जमीन के अंदर वृद्धि करती जाती है उसकी सुरक्षा का कार्य यह है मूल गोप करता है। कुछ जलीय पादप जैसे जल में जाने वाले पादप है, उनके अंदर रूट मूल गोप के स्थान पर रूट पैकेट्स पाए जाते हैं। आगे हम दिखाएंगे आपको डायग्राम में कि मूल गोप कैसा होता है और रूट पैकेट्स कैसे होते हैं। इसके बाद मूल के अंदर और एक स्पेशल संरचना पाई जाती है। इसके अंदर असंख्य अनगिनत संख्या में एक कोशिकीय, नलिकाकार और अनब्रांच्ड रूट हेयर पाए जाते हैं, यानी रूट के ऊपर एक विशेष संरचना पाई जाती है जो कि रूट हेयर कहलाती है। रूट हेयर की क्या विशेषता है? वो एक कोशिकीय होता है। रूट हेयर नलिकाकार होता है और रूट हेयर अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है। रूट्स हमेशा धनात्मक जलनावृत्ति होती है, यानी जिधर पानी होता है उधर ही ये बढ़ती है, और ऋणात्मक प्रकाशनावृत्ति होती है, यानी नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है। जिधर लाइट आती है उससे विपरीत दिशा में ये बढ़ती है। इस रूट से क्या, रूट के अंदर हम एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, पेरिसाइकिल होती है, और उस पेरिसाइकिल से पार्श्व जड़ें या लेटरल रूट्स निकलती हैं। मूल का यानी रूट का जो प्रमुख कार्य है वो पादप को जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मजबूती से स्थिर रखना, खड़ा रखना। पौधे के लिए मृदा एवं खनिज लवणों का, ये सब जानते हैं कि पौधे के लिए मृदा एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य भी रूट ही करती है। इसके अलावा जो जल के अंदर पाए जाने वाले फ्लोटिंग प्लांट्स हैं या सबमर्ज्ड जलीय पौधे हैं, उनके अंदर ये जो जल के अवशोषण का कार्य नहीं होता है, इसलिए वहां पर मूल तंत्र होता है वो बहुत ही कम विकसित या अल्प विकसित होता है या अनुपस्थित होता है। अब जो सेकंड पॉइंट है इसका वो है रीजन्स ऑफ रूट्स, यानी मूल के क्षेत्र। तो अध्ययन की दृष्टि से मूल के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है। मूल के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं देखिए, हम डायग्राम के अंदर दिखाते हैं। नंबर 1 है रूट कैप, नंबर 2 है जोन ऑफ इलोंगेशन, वृद्धि करने वाला जोन, तीसरा है रूट हेयर जोन, चौथा है जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन जोन। तो इस तरह से रूट कैप,
मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पर ये जो भाग है ये दूसरा वाला, इसमें डायग्राम में नाम नहीं है, ये है मेरिस्टेमेटिक जोन। तीसरा वाला है इलोंगेशन जोन, चौथा वाला रूट हेयर, और पांचवा है सेल डिफरेंशिएशन जोन। इसके अंदर देखिए, इसकी एनाटॉमी के अंदर देखिए, ये रूट कैप, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, और ये रूट हेयर जोन है, और ये मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन के अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है। मूल के अंदर जो प्रमुख संरचना होती है वो होती है रूट कैप। प्रमुख जो संरचना होती है वो होती है इसके अंदर रूट कैप। रूट कैप के अंदर क्या होता है, जो मूल का जो शीर्ष भाग होता है वो कहलाता है रूट कैप, और रूट के अग्रसिरे पर एक छोटी सी टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है रूट कैप। इसका प्रमुख कार्य है वृद्धिशील बिंदु को सुरक्षा प्रदान करना। सामान्यतः पौधे के अंदर एक मूल पर एक ही रूट कैप पाई जाती है। जैसे कि देखिए, ये जो है इस संरचना को कहा जाता है रूट कैप। इसके अंदर जो सेकंड डायग्राम है जिसके अंदर देखिए आप, ये जो संरचना है इस संरचना को कहा जाता है रूट कैप। इसको और छोटा करेंगे तो ये देखिए, ये संरचना कहलाती है रूट कैप। इसके अलावा कुछ ऐसे पादप हैं जैसे कि केवड़ा, पेंडेनस, इसके अंदर रूट कैप की संख्या एक से अधिक होती है। इसके अंदर क्या होता है, केवड़ा के अंदर जो रूट कैप है वो एक से अधिक होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मल्टीपल रूट कैप ये है। ये जो मल्टीपल रूट कैप है ये किसके अंदर पाई जाती है, केवड़ा के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा विभिन्न जो जलीय पादप है जैसे कि आइकोर्निया, जलकुंभी, पिस्टिया है, इनमें रूट कैप के स्थान पर एक थैली जैसी सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको रूट पैकेट कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं हम, रूट पैकेट। ये जो है देखिए, इस संरचना को कहा जाता है रूट पैकेट। ये जो संरचना है ये कहलाती है रूट पैकेट। इसके अंदर रूट जो कैप है इसकी कोशिकाओं से विशेष प्रकार, यानी जो रूट कैप है उसकी कोशिकाओं से एक विशेष प्रकार का म्यूसिलेजिनस श्लेष्मीय पदार्थ स्रावित होता है जो कि वृद्धि करती हुई जड़ों के लिए मिट्टी के कणों के बीच में स्थान क्रिएट करता है, यानी स्थान बनाता है जिससे जड़ें मिट्टी के कणों के बीच में वृद्धि करती हुई आगे बढ़ती हैं। दूसरा जो इसका क्षेत्र है रूट का वो है रूट एपेक्स या मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी जो रूट, ये जो रूट है इस रूट के जो ये ठीक पीछे वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये भाग कहलाता है सेल डिफरेंशिएशन जोन या मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन का से मतलब है कि इस जोन की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की होती है। ये रूट कैप से ठीक पीछे या रूट के जो शीर्ष भाग है वो कहलाता है रूट एपेक्स। इसके ऊपर रूट कैप वहां होती है। इसकी कोशिकाएं मृदुत के नहीं होकर कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र स्वभाव की होती हैं, और ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं। लगातार विभाजन करने के कारण क्या है, इनमें कोशिकाओं की संख्याएं लगातार बढ़ती हैं। चूंकि ये विविध ज्योत की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं इसलिए ये पतली भित्ति वाली होती हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं, समव्यासी होती हैं और तुरंत विभाजन करती हैं। ये जो रूट के अंदर ये जो क्षेत्र है ये कुछ ही मिलीमीटर में पाया जाता है और इसका प्रमुख कार्य है कोशिकाओं का लगातार विभाजन करना है। इसके अलावा इसका जो सेकंड जो कार्य है वो कार्य है ये तीव्र गति से क्या है, पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण भी करने में ये जो रूट हेयर है उसके अलावा कुछ मात्रा में ये अवशोषण का कार्य भी करता है। इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है वो कहलाता है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं मृदुते के स्वभाव की होती हैं। ये जो लंबाई में रूट के अंदर इसकी जो लंबाई होती है वो 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लंबाई में तेजी से बढ़ती हैं और ये
जड़ को जमीन के अंदर गहराई में धकेलता है। इस क्षेत्र का जो प्रमुख कार्य है वो है खनिज लवणों का अवशोषण। इस क्षेत्र की जो प्रमुख जो फंक्शन है वो है खनिज लवणों का अवशोषण करना। तीसरा जो कार्य है वो चौथा जो भाग है वो कहलाता है रूट हेयर जोन या जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। यह जो भाग है ये रूट का ये वाला भाग है, ये है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, रूट हेयर जोन जिसको कहा जाता है। इस जोन की क्या विशेषता है? इस जोन की सबसे पहली की विशेषता ये है कि इस जोन की कोशिकाएं एनलार्ज हो जाती हैं, मृदुते के स्वभाव की हो जाती हैं, उनके अंदर को उत्तक विभेदन चालू हो जाता है। इन कोशिकाओं के अंदर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जाइलम और फ्लोएम उत्तकों का विभाजन हो चुका होता है। इस जोन की जो कोशिकाएं हैं उनकी जो एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं वो एपिब्लेमा बना लेती हैं और एपिब्लेमा की कुछ कोशिकाओं से रूट हेयर निकलता है। इस तरह से अनगिनत संख्या में इस जोन में रूट हेयर पाए जाते हैं। और चूंकि रूट हेयर एक कोशिकीय होते हैं, पतली भित्ति वाले होते हैं, नलिका आकार स्वभाव के होते हैं और ये रूट हेयर जोन पानी का तीव्र गति से अवशोषण करते हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है रूट हेयर जोन क्षेत्र, ये वाटर एब्जॉर्बिंग रीजन भी कहलाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं की ये विशेषता होती है कि जैसे जैसे रूट आगे बढ़ती जाती है, रूट हेयर नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, क्रमिक रूप से ये नष्ट होते जाते हैं और आगे आगे नए नए रूट हेयर बनते जाते हैं। पिछले भाग यानी आधारीय भाग की ओर के जो रूट हेयर हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं, वो नष्ट होते चले जाते हैं और नए नए रूट हेयर बनते चले जाते हैं और पादप के अंदर लगातार अनगिनत समय तक अवशोषण, पानी का अवशोषण का कार्य होता रहता है। पांचवा इसका जो क्षेत्र है वो कहलाता है मैच्योरेशन जोन। ये जो क्षेत्र है ये परिपक्व क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंदर रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में ये विशेषता होती है कि यहाँ पर पानी का अवशोषण भी नहीं होता है। इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो जड़ के अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन है वो पूर्ण रूप से हो चुका होता है, इसलिए इस क्षेत्र की कोशिकाएं मैच्योर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जाइलम और जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, सीव सेल्स का विभाजन हो चुका होता है, इसलिए इस क्षेत्र की कोशिकाएं मैच्योरेशन जोन कहलाती है। ये देखिए ये जोन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। और इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? इस क्षेत्र के अंदर जो सबसे प्रमुख कार्य होता है मैच्योरेशन जोन के अंदर उत्तक विभाजन के साथ साथ यहाँ पर रूट द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ मैच्योरेशन क्षेत्र के अंदर ही होती है और लेटरल रूट्स का निर्माण भी मैच्योरेशन जोन के अंदर ही होता है। और लेटरल रूट्स जो कि डायकोट्स के अंदर निकलती हैं वो भी यहाँ पर निकलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर दो प्रमुख कार्य, एक है यहाँ इस क्षेत्र के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, दूसरा इस क्षेत्र की कोशिकाओं से लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से पादप के अंदर ये जो क्षेत्र है, देखिए ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है मैच्योरेशन जोन और इस मैच्योरेशन जोन के अंदर ये सारी की सारी कोशिकाएं और सारे उत्तक विभेदन हो गए हैं। अब इस क्षेत्र के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल रूट्स का निर्माण हो सकता है। ये देखिए ये कोशिकाएं प्रोमेरिस्टेम की कोशिकाएं, ये पूरी की पूरी कोशिकाएं मृदुतिकी स्वभाव की हैं, इसलिए ये है मेरिस्टेमेटिक जोन है। इसके बाद ये है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो ये देखिए ये रूट कैप है और इसके अंदर ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र और ये कहता तीसरा नंबर का है जो रूट इलोंगेशन जोन है और ये इसके अंदर रूट हेयर्स दिखाए गए हैं, ये क्षेत्र कहलाता है रूट हेयर जोन। और ये इसके बाद है ये है मैच्योरेशन जोन जिसके अंदर दो प्रमुख कार्य होते हैं, लेटरल रूट्स का निर्माण होना और सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण होना। तो इन डायग्राम्स की सहायता से हम समझ सकते हैं कि रूट के अंदर क्या लक्षण होते हैं और रूट के अंदर कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, रूट की संरचना, एक्सटर्नल संरचना में कौन कौन से क्षेत्र में बांट के हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके PDF हम आपके व्हाट्सएप पर डाल देंगे। थैंक यू।